हेलो दोस्तों, आज जो है हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द बीकॉम फाइनल ईयर थर्ड ईयर एग्जामिनेशन। और ये एग्जाम जो है अप्रैल 2023 में कंडक्ट की गई थी और उसी का पेपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है यदि आपका है तो दिस पेपर इज यूजफुल फॉर यू। यदि डिटेल देखें तो टाइमिंग 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है रेगुलर के लिए 40 एंड 50 फॉर प्राइवेट, और मिनिमम मार्क्स यानी पासिंग मार्क्स जो है आपको कम से कम 13 और 17 नंबर जो है प्राइवेट के लिए है, जो कि बहुत आसानी से हम ला सकते हैं। ठीक है, नोट दिया हुआ है तो नोट पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सेक्शन ए बी सी आर कंपल्सरी फॉर ऑल रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। Please follow the instructions given in each section. Marks distribution for all students are shown in question paper. Marks distribution जो है आपको क्वेश्चन के पास में मिल जाएगा और सभी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। The blind candidates will be given 60 minutes extra time. और जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उन्हें जो है 60 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये आपका नोट दिया है। अब यदि हम बात करें सेक्शन ए खंड ए, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं वास्टनेस। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन, तो 1945, 50, 1965 एंड 1960, ये हमें चार ऑप्शन दिए गए। तो 1950 जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहली बार जो है 1950 में जेम्स ब्लिस करके एक मैनेजरल एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन अनुपात जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ये जो है किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शंस आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो कि नन ऑफ दिस। ऑपरेटिंग रेशियो जैसे कि नाम से भी हमें समझ में आ रहा है कि इट हेल्प्स इन द ट्रांजैक्शन जो कि डेली रूटीन से रिलेटेड है, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हुए हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है, जिसे हम कहते हैं लाभदायक अनुपात। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, रोकड़ तुल्य से आशय है कैश इक्विवेलेंट मींस, यानी ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश, बैंक की, कैश एंड बैंक बोथ, और हाईली लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, तो ये तो नहीं होगा। और कैश इक्विवेलेंट यानी कैश या फिर कैश के बराबर, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी कैश एंड बैंक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे रोकड़ एवं बैंक, जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, ऑब्जेक्टिव के। सुरक्षा सीमा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस, ये हमने मार्जिनल अकाउंटिंग जो है पढ़ा है, उसमें जो है उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट। तो यदि हम बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे हम कहते हैं एमओएस, ये वो पॉइंट होता है कि बीईपी के बाद, यानी जब जो प्रॉफिट होता है उसी को ही हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि एक्चुअल सेल्स में से जब हम बीईपी की सेल्स को घटा देते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या जिसे हम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको हमने डिटेल में समझा था, कॉलम्स बना के अलग अलग यूनिट्स लिए थे और कंपैरेटिव बेसिस पे हमने पूरे टर्म्स जो हैं देखे थे इन द मार्जिनल अकाउंटिंग। यदि आपने नहीं देखा और डिटेल में आपको ये पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जो है इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट at 60% capacity are 24,000 and 48,000 respectively, the total cost at 80%। 60% का हमें कॉस्ट दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है कि 80% पे उसका कॉस्ट कितना होगा। 80 यानी दिस इज द बजटरी कंट्रोल टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल बजट जो हम प्रिपेयर करते हैं, हमने देखा था कि फ्लेक्सिबल बजट जो है हम अलग अलग लेवल ऑफ कैपेसिटी पे, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यदि इसका हिंदी देखें, यदि 60% क्षमता पर स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों क्रमशः 24,000 रुपए तथा 48,000 रुपए है तो 80% क्षमता पर कुल लागत क्या होगी? ठीक है, तो अब आपको जो है 60% का डाटा दिया हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 24,000 रुपीज
ओके वहीं वेरिएबल कॉस्ट जो है ₹48,000 रिस्पेक्टिवली है, ने पहला वाला पहले के लिए और दूसरा। अब हमसे पूछा क्या है कि 80% के हिसाब से जो है फिक्स्ड कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट कितना है, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिला के टोटल कॉस्ट हो जाएगी, तो ये हमें बताना है। ठीक है, अब यदि हम बात करें लेवल ऑफ कैपेसिटी, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होता है एक लिमिट तक, तो हम एज्यूम करेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो ये हमने लिख लिया 24,000। अब वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है 48,000। ये कितनी कैपेसिटी पे दिया हुआ है 60% कैपेसिटी पे, तो 80% कैपेसिटी पे कितना होगा। यदि हमें फ्लेक्सिबल बजट के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी ये मैथमेटिकली क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही आसान वे में। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो आप, 0 से 0 कैंसिल, और 6 8 तो 8 8 ये आ गया आपका 64,000, यानी 80% कैपेसिटी पे आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है कितना हो जाएगा, दैट विल बी 64,000। यदि हम इसका टोटल करें तो ये कितना आ जाएगा 88,000 जो है टोटल कॉस्ट आ गई। तो 88,000 है हमारे ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी 88,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी, दैट इज द शॉर्ट आंसर। रेगुलर वालों के लिए 5 इंटू 3 15, प्राइवेट के लिए भी सेम है 5 इंटू 3, 5 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच है। सब में हमें और की चॉइस दिख रही है, दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग, है ना। हमें पर्टिकुलरली कितना आसान सा पेपर है ना, 13 नंबर 17 नंबर आपको पासिंग लाने हैं, उसमें भी क्वेश्चंस के बीच में 2 क्वेश्चंस के बीच में और आपको चॉइस दी हुई है, तो इतना आसान पेपर तो हम इजिली बहुत अच्छे से मार्किंग ला सकते हैं। ठीक है, अब डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंधकीय लेखांकन को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज है, हमने डिटेल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो आप या फिर आप इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों के लेक्चर्स जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये आंसर जो है बन सकता है, लेकिन यदि आपको डिटेल देखना है तो आप फिर वो डिटेल लेक्चर्स देख लीजिए, जिससे आपको पूरा ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा कि पर्टिकुलर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, है ना, सिंपल फर्स्ट यूनिट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब तो पूछेगा जब पेपर का नाम ही मैनेजमेंट, तो अब बेहतर है कि आप उसका रिवीजन लेक्चर्स देख लीजिए, तो वो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, अब बात करें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ऐसी अकाउंटिंग टेक्निक है जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है। ठीक है, किस पर्पस के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करती है, एक तो कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करती है, और उसी के बिहाफ पे जो है डिसीजन लेने में भी ये मदद करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग that is the branch of accounting which is helpful for the management to take decisions, and it also helps in controlling the cost, लागत को कंट्रोल करने में मदद करती है, that is known as management accounting। ठीक है, अब इसी में ही और क्या पूछा है आपसे, प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाओं का वर्णन कीजिए, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना सब्जेक्टिव मैटर है, ये जो है इजीली आपको, आप किसी चीज को फाइंड करेंगे या किसी डिसीजन पे आपको जाना है तो आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो जो है इसलिए इसको सब्जेक्टिव कहा गया है, तो हर बार सब्जेक्टिव स्टडी करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फिर जो है उसकी स्टडी करना, तो ये इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा बात करें एक्यूरेसी, इसमें जो है कभी कभी एक्यूरेसी की दिक्कत होती है, एक्यूरेसी नॉट पॉसिबल लिख दो या इनएक्यूरेट डाटा लिख देना आप, है ना, तो एक्यूरेसी नहीं रहती है, ये एक इशू आता है। तीसरा यदि हम बोले तो जो है इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस में जो है दिक्कत आती है, यानी हम इसको यदि लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से कि डिजायर्ड स्किल्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसको हर एक जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके बारे में डिटेल में पता हो कि आज ये ट्रांजेक्शन हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। तो वहां पे वो डिजायर्ड स्किल्स नहीं मिल पाती है, ये इशू आता है। तो डिजायर्ड स्किल्स नॉट पॉसिबल, ये एक दिक्कत होती है ना। तो ये कुछ है, या फिर हम इसकी इफिशियंसी के बारे में तो इनफेक्टिव होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन एक प्रॉपर समय पे प्रॉपर चीजें पहुंच जाए तो ये जो है एक दिक्कत होती है, सो इट कैन बी सेड इट इज इनफेक्टिव। ठीक है, अब जो है डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, तो वहां पे आप देख सकते हैं। फिर सेकंड
वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस या विश्लेषण क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? हमारा जो अकाउंट हम बनाते हैं ईयर एंड में, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा जो है हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस को जान पाए। अब उसका विश्लेषण करना कि ये डाटा हमारे पास प्रॉफिट आया है तो क्यों आया है, क्या इसको हम बढ़ा सकते थे, यानी हमारी अर्निंग कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो इसके बारे में जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस जो है हमें मदद करता है। हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, क्या हम अपने लायबिलिटीज को पे करने के कैपेबल हैं कि नहीं है। तो ये हम जान सकते हैं बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम 2 ईयर का डाटा लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, और उसको हम कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल जो है एसेट्स कितनी थी, इस साल कितनी है। ऐसे ही सेम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है, जिसमें हम एक कॉमन बेस को लेकर जो है कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है एक रेशियो एनालिसिस। ये सब जो है अलग अलग टूल्स हैं जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डीप स्टडी कर सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के हो, चाहे वो बैलेंस शीट के हो, वो पर्टिकुलर आइटम जो है इस तरीके से हमें मदद करेगा, वो सब पूरी जानकारी जो है हम इसमें लेते हैं। अब आगे देखें, अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है? व्हाट इज मेंट बाय रेशियो एनालिसिस? जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का एक टूल कह सकते हैं या मेथड कह सकते हैं, जिससे हम रेशियो एनालिसिस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। अब रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस का मतलब है कि एक तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो दो डाटा या दो फिगर्स के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है, उसी को ही हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो हम दो डाटा के बीच में रिलेशंस कैसे जान सकते हैं? यदि हमें जानना है कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो कितनी है, जब हम इनको मेजर करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा, जब हम करंट रेशियो निकालते हैं उसमें हम ये देखते हैं हमारी करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, तब हमें ये पता पड़ता है कि क्या हमारी करंट एसेट्स इतनी कैपेबल हैं कि हम करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे। तो इन दो फिगर्स हैं, इनके रिलेशंस को जानते हैं हम इन द रेशियो एनालिसिस। ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सेल्स के ऊपर, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वैसे ही नेट प्रॉफिट रेशियो, ऐसे ही टर्नओवर रेशियो होते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कि हमारे स्टॉक को जो है कितने इंटरवल में जो है हमें चेंज करना है, सर्कुलेट करना है। तो ऐसे बहुत सारे रेशियोज हम निकालते हैं जो हमारी मदद करते हैं ये जानने में कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हमारी ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना है, हमारी सॉल्वेंसी कैपेसिटी कितनी है। तो रेशियो एनालिसिस इसे कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मीनिंग लिख दीजिए, उसके फीचर्स लिख दीजिए। आपको और 2-3 चाहें तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि ये ज्यादा नंबर में आता है दोस्तों, तो आप ना इसका एक डायग्राम बना के आ सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस में जो है एक्टिविटी बेस्ड रेशियो होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, जैसे जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर टर्नओवर रेशियो रहते हैं, स्टॉक टर्नओवर और डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो वो यदि आप बनाते हैं जब ज्यादा नंबर का आता है तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन थर्ड आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज मेंट बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप एक ऐसा स्टेटमेंट है वो आपको क्या बताता है कि आपकी कैश पोजीशन क्या है बिजनेस में, यानी बिजनेस में कितना कैश जो है उसकी पोजीशन क्या है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स, यानी कहाँ कहाँ से हमारे पास कैश आएगा और कहाँ कहाँ हम उसको यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है हम इसमें देखते हैं, दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें कैश की पोजीशन बताता है। ठीक है, इसमें डिटेल में हमने सब प्रैक्टिकल भी किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछा है? व्हाट इज मेंट बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप? अब गैप क्या है? यदि हम बात करें तो ये एक तरीके के सेट ऑफ रूल्स या फिर गाइडलाइंस हम बोल सकते हैं, जो हमें मदद करती हैं अकाउंटिंग करने में। और ये जो है दिया गया है फाइनेंशियल
स्टेटमेंट अकाउंटिंग बोर्ड के द्वारा जो है ये दिया गया है ना। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बोर्ड के द्वारा जो है प्रस्तावित है गैप, जिसमें बहुत सारे रूल्स, गाइडलाइंस या हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स दिए गए हैं अकाउंटिंग करने के लिए। जैसे कि हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। तो ये जो है कहाँ से आए हैं? फ्रॉम द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो सभी को ही फॉलो करने हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 पे। इंग्लिश पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹3,60,000 एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज दैट इज 20%। तो ये आपको याद हो तो हमने मार्जिनल अकाउंटिंग में लास्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था, जिसमें आपको डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट या फिक्स्ड कॉस्ट निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके निकालते हैं। तो आपसे वही चीज पूछी है कि सेल्स का अमाउंट जो है आपको निकालना है, ठीक है, जहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है आपको ₹90,000 और फिक्स कॉस्ट दी हुई है दैट इज 3,60,000। ओके, और इसके अलावा क्या दिया है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है आपको 20%। ठीक है, अब हिंदी पढ़ना है क्या इसका? 90,000 रुपए लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक विक्रय की राशि ज्ञात कीजिए। यदि स्थिर लागत 3,60,000 रुपए है तथा लाभ मात्रा अनुपात जो है 20% है, तो जो है हमें बताना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला यदि हम लिखें तो फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। तो अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट है क्या दिया हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 3,60,000। फिर सेल्स तो हमें पता नहीं है, सेल्स पीवीआर दिया हुआ है हमें 20% माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 90,000 रुपीज। अब इसको सॉल्व करना है। 3,60,000 90,000 माइनस का है, यदि इधर ले आए तो 3,60,000 प्लस 90,000 रुपीज, और ये हो जाएगा आपका सेल्स इंटू 20%। तो ये कितना आ रहा है हमारा? 4,50,000। ठीक है, और 4,50,000 और 20% को यदि हम एक्सचेंज करेंगे तो 100/20 हो जाएगा, यानी उसको नेक्स्ट साइड पे यदि हम ले आए और इसको यदि आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, या इसको डायरेक्ट हम 5 टाइम्स से काट देते हैं तो 25, 20, 21, 22। ठीक है, और 1, 0, 2, 3, 4 2,50,000 रुपीज जो है सेल्स रहेगी जब आपका प्रॉफिट जो है 90,000 रहेगा। तो यही हमसे पूछा था कि हमें अमाउंट ऑफ सेल्स निकालना है, उसके कितनी सेल्स हम करेंगे तो हम 90,000 का प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब जो है इसी में ही और थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। यस, जब भी प्रैक्टिकल आता है और थ्योरी आता है तो प्रैक्टिकल यदि आपको बन रहा है तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि स्टेप वाइज आपको नंबरिंग मिलेगी। और यदि आपने उसको प्रॉपर कर लिया, भले छोटा क्वेश्चन होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर लेंगे। लेकिन थ्योरी में कहीं ना कहीं आप कितना भी लिखोगे आपके नंबर जो है कटने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करिए आप कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेंड करें। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे न तो प्रॉफिट हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। जहां पे आपकी कॉस्ट एंड सेल्स इक्वल होती है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ना तो प्रॉफिट कमाती है ना लॉस होता है, उसे ही हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे बीईपी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बजटरी नियंत्रण क्या है? तो बजटरी कंट्रोल जो है एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करती है, जहां पे वो बजटेड फिगर्स लेती है, पहले से ही एस्टिमेट करती है कि इतना खर्चा यहाँ यहाँ हो सकता है, और उसको जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करती है। उसी को ही हम कहते हैं दैट इज बजटरी कंट्रोल। यानी उस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जहां पे हमने पहले से बजट बना के रखा है और एक्चुअल फिगर्स जब आते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, दैट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अब इसी में ही और क्वेश्चन जो है वो क्या है? प्रबंध के अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? अब मैनेजमेंट ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं?
तो ये जो है ये जानने की कोशिश करती है कि इफिशियंसी कितनी है, इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट यानी एक तरीके से ऑडिट होना, चेक होना कि मैनेजरियल काम जो है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये बेस्ड होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, ये देखा जाता है कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। पता पड़े कि मैनेजमेंट को बिठा दिया है कि आप डिसीजन लो, कॉस्ट को कंट्रोल करो, तो उससे रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो इट इज द रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, है ना। ये हम जान सकते हैं, एफिशिएंसी जान सकते हैं, रिजल्ट जान सकते हैं। फिर जो है ये हमें मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, ऑडिटिंग कौन करता है, वन हु इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, यानी मैनेजमेंट को भी कोई चेक करेगा कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, तो मैनेजमेंट के भी ऊपर के लोग जो है उसको ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे, तो दैट इज नोन एज मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ऑडिट सपोज 3 नंबर का जैसे इसमें आया है वैसे ही क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब लिख लेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। फिर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो 3 पॉइंट लिख के और उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो दैट विल बी द सफिशिएंट। 3 से ज्यादा का टाइम है तो आप बिल्कुल 4 लिख सकते हैं, तो वहां पे एक फुलफिलमेंट हो जाता है कि 4 पॉइंट भी लिखे हैं, मीनिंग भी लिखा है, तो नंबर तो कटने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो एक बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और मेरिट में आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी रैंक में लाना चाहते हैं, ये उनके लिए गाइडलाइंस है। ठीक है, ओके। अब जो है आते हैं हम सेक्शन सी पे। 5 क्वेश्चंस हो गए, अब सेक्शन सी चालू हो रहा है जहां पे है हमारा लॉन्ग आंसर। रेगुलर के लिए 5 इंटू 4 20, है ना। रेगुलर वालों के लिए 5 क्वेश्चंस हैं और जिसकी मार्किंग है 4, वही प्राइवेट वालों के लिए 5 क्वेश्चंस, वही जो उनकी मार्किंग रहेगी 6। ठीक है, अब जो है क्या पूछा जा रहा है, लेट अस सी। व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। और यदि हम बात करें इसके हिंदी की, प्रबंध के लेखांकन के किन उपकरणों की टेक्निकों का प्रयोग किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। अब इसमें ब्रीफली तो इसमें हम जस्ट नाम डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं। तो उसमें जो है एक टूल यूज होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, हम बनाते हैं वो स्टेटमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस के भी हो सकते हैं या फिर बैलेंस शीट भी हो सकते हैं, जिसमें हम 2 ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं। फिर ऐसा ही बनता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, हम पर्टिकुलरली जैसे प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे तो हम उसमें सेल्स को बेस लेते हैं, और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जो है एसेट्स को, एसेट्स का जो हम डाटा निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है, तो उसमें हम एसेट्स का बेस लेते हैं। तो इसको डिटेल में आप देखना चाहें तो उधर रिवीजन में आप देख लीजिए। फिर एक टेक्निक अभी हमने शॉर्ट आंसर में देखी, रेशियो एनालिसिस जो है एक वे होता है। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, पर्टिकुलरली ट्रेंड एक बना लेते हैं, एक बेस सेट कर लेते हैं कि उसी को ही हम मानेंगे और इसके हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे हर साल। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस। एक हो गया आपका बीईपी एनालिसिस, जो अभी हमने मार्जिनल अकाउंटिंग में, तो बीईपी एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें हम ये देखें कि हमें उस लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि फर्म को जो है नुकसान ना हो, तो हम बीईपी बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि ऐसी कंडीशन जहां पे कॉस्ट एंड सेल्स जो है आपकी इक्वल रहती है। ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, कुछ जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसमें से। ठीक है, अब जैसे कि एक हो जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब और 7th यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि जहां पे हम कैश पोजीशन को जानते हैं और कितने सोर्सेज से कैश आ रहा है और कितने सोर्सेज में हम यूटिलाइज कर रहे हैं कैश, ये हम जान पाएंगे। और फंड फ्लो में ओवरऑल सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को हम देखते हैं। ठीक है, अब और explain the clearly the scope of management accounting. How do you differentiate between financial accounting and management accounting? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत वास्ट ग्रुप है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है, मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। लेकिन जब हम उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपेयर करें, यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में यदि हम डिफरेंस देखें, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो वहां पे यदि हम स्कोप पे जाएंगे तो इसका स्कोप जो है वाइडर है, हम कह सकते हैं, और इसका जो है बेसिकली इससे वाइड नहीं है, तो हम यहाँ पे लिमिटेड लिख सकते हैं या फिर लेस लिख सकते हैं। ठीक है,
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या रहता है, ये हमें मदद करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानने में कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, या फिर हम बैलेंस शीट जो है इसमें बनाते हैं। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये हमें डिसीजन लेने में जो है मददगार रहता है, डिसीजन में। यदि हम इसके यूजर्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स बहुत होते हैं, चाहे क्रेडिटर्स हो सकते हैं यानी आपके सप्लायर्स, और जो है गवर्नमेंट के लिए ये यूजफुल हो सकती है, या फिर आपके सप्लायर्स आ जाएंगे, आपके कस्टमर्स आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से ये एंड यूजर्स के लिए जो है यूजफुल है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए यूजफुल है। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये मैनेजमेंट के लिए ही हेल्पफुल रहती है। तो दैट इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब यहाँ पे हम देखें तो ये इंडिपेंडेंट रहती है, ये डिपेंडेंट नहीं रहती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो नॉट डिपेंडेंट। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो है डिपेंड होना पड़ता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा नहीं आएगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगी क्या, किस पे डीप स्टडी करेगी या एनालिसिस करे, तो ये डिपेंडेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे सामने है, फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ आरना लिमिटेड। आरना लिमिटेड की जो है आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, चिट्ठा बैलेंस शीट दी गई है। तो लेट अस सी लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, टोटल जो है 1050 जो है इसका टोटल दिया है। फिर ऐसे ही एसेट्स दी हुई हैं, हमसे पूछा क्या है, हम डायरेक्ट उस पे आते हैं। निम्न अनुपातों की गणना कीजिए, जिसमें आपको चालू अनुपात यानी करंट रेशियो निकालना है। फिर इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्विक रेशियो निकालना है, देन पूर्णतः तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकालना है, और कैश रेशियो निकालना है। तो ये जो है हमें पूरा का पूरा जो है हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, ये 4 रेशियोज बैलेंस शीट के बेसिस पे। तो इसको जो है हम पूरे को रब कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो लेट अस इरेज इट। ओके, अब सबसे पहले यदि हम बात करें करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हैं और जितनी भी आपकी करंट लायबिलिटीज है उसको हम फॉर्मूला में पुटअप कर लेंगे, और इस तरीके से जो है हम करंट रेशियो जो है निकाल लेंगे। तो अब हमको बैलेंस शीट दी हुई है, जितनी भी करंट एसेट्स हैं उसको टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले करंट एसेट्स पे आ जाएं। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लॉन्ग टर्म स्टॉक जो है आपका क्या है, करंट एसेट्स है कि नहीं है, है। तो यहाँ पे हम इजीली कर लेते हैं। आप जब एग्जाम में करेंगे तो सिस्टमेटिकली पहले स्टॉक वगैरह, पहले आइटम के नाम लिखेंगे और उसके नीचे जो है फिर आप क्या लिखेंगे, फिगर्स लिखेंगे। यहाँ पे जस्ट हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको इजी पहले ही पुटअप कर देते हैं। 75,000। फिर डेटर्स करंट एसेट्स हैं, बिल्कुल हैं, तो 52,000। ठीक है, फिर बिल्स रिसेबल जो है अगेन आपकी जो है 52 नहीं है, 52,500 दिया हुआ है, तो इसको हम 52,500 कर देते हैं। फिर जो है बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, दैट इज 37,500। ओके, ये भी हमारे करंट एसेट्स में आ जाएगा। देन कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है आपका, कितना दिया गया है, दैट इज 15,000। तो इसको जो है हम 15,000 लिख लेते हैं। और लास्ट दिया हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये भी आपकी करंट एसेट्स में काउंट हो जाएगी, और इसको हम लिख लेते हैं, दैट विल बी द 15,000। और करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, तो ऊपर आ जाए हम लाइबिलिटीज साइड, कैपिटल रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, शेयर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर्स जो हैं कितने हैं आपके, 45,000, तो ये 45,000 को लिख लेते हैं। फिर बिल्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटीज है, 30,000। और जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये दी हुई है आपको 15,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए, निकाल लीजिए कैलकुलेटर, लेट अस कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करें यदि हम, तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 75,000 प्लस 52,500 प्लस 37,500 प्लस 15,000 और जो है आपका 15,000, तो ये आ रहा है आपका 195,000। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा और फिर डाटा भी हो सकता है कि रॉन्ग जो है आंसर एक बार आए तो हमें करने करने में बहुत टाइम लग जाए। ठीक है,
नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज टोटल करते हैं, तो ये 45 और 45 90,000 हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट, अब रेशियो है, रेशियो में आपका आंसर आना चाहिए, तो 30 से 30 कैंसिल। अब इसको यदि हम कैलकुलेट कर लें तो 195 डिवाइडेड बाय 90, तो ये कितना आ रहा है आपका 2.1666 आ रहा है, तो हम इसको 17 लिख देते हैं, तो इज टू 1। इस तरीके से जो है आपका करंट रेशियो आ गया। और आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले आप आइटम्स के नाम भी लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टर्म से क्या पूछा है, क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो में हम क्या करते हैं, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से यदि आपके क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है तो हम उसको लेस कर देते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि दिए हैं तो उसको भी हम लेस कर दें, और नहीं दिया रहेगा तो हम नहीं करेंगे, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो अब हमारे पास करंट एसेट्स पूरे के पूरे हमने यहाँ निकाले थे, ये 195, तो ये इसको हम यही काम ले लेते हैं 195। उसमें से हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी है, दैट इज 75,000। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं क्या, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो सिर्फ 75 हम लेस कर लेंगे। और करंट लायबिलिटीज कितनी थी हमारी, दैट इज 90,000, ये हमने पहले ही यहाँ पे निकाली थी। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 195, तो ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी 90,000, 40 से 40 कैंसिल, 12:9। यदि हम इसको और शॉर्ट करें तो ये किससे का 3 के टेबल से, 3 4 जा 3 3 जा, और इसको रेशियो में हम कैसे लिखेंगे, 4:3 जो है क्विक रेशियो आया है आपका, ठीक है। अब एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करें तो उसको जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, प्लेस इशू है तो, ठीक है, और शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो में उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी आपके पास कैश है प्लस मार्केट सिक्योरिटीज हैं उसको यदि हम करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर देंगे, देन देयर विल बी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको जो है हम इस तरीके से कर लेते हैं, कैश कितना है हमारे पास 15,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज यदि हम देखें तो दैट इज ऑल्सो 15,000। तो 15,000 प्लस 15,000, और करंट लायबिलिटीज अभी हमने कैलकुलेट की थी कितनी थी, 90,000। तो ऊपर आ जाएगा आपका 30,000 और डिवाइडेड बाय 90,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, और इसको हम 1:3 रेशियो जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो जो है कैलकुलेट होगा। अब फोर्थ जो है हमें निकालना है, दैट इज द कैश रेशियो। अब कैश रेशियो जो है सिंपल सा है, नीचे वही करंट लायबिलिटीज आ जाएगी और ऊपर जो है आपका कैश कितना है वो आ जाएगा। तो यदि हम कैश रेशियो को कैलकुलेट करें तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक हो गया है बट इट्स ओके। कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो आपका कैश कितना है 15,000, और करंट लायबिलिटीज अभी हमने निकाली दैट इज 90,000। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 1/6, और ये आ जाएगा आपका 1:6। तो इस तरीके से जो है हम कैश रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें कुछ ना कुछ और भी पूछा होगा तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या और का क्वेश्चन है। यस, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो है निकालना क्या है हमें, फाइंड आउट ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, संचालन अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात एवं शुद्ध संचालन लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछे, और हमेशा जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूछते हैं तो फॉर्मूला याद करने का तरीका ये होता है कि जो फॉर्मूला आपसे पूछा है ऊपर वो आ जाएगा, और नीचे जो है हम नेट सेल्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, सेल्स नीचे आ जाएगी। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, सेल्स नीचे। तो उसका बेस हमेशा सेल्स रहती है इनटू 100। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब देखें यदि हम, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या हमारे पास, नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है तो उसके लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हुए हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो कॉस्ट होती है उसी को ही कहते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो गुड्स जो बेचेंगे हम वो बिजनेस पर्पस ही है,
तो उसकी कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए अलग से आपने खर्चे किए हैं, और जो है इससे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं हम इजिली। कैसे निकाल सकते हैं? दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। यदि हम सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दें तो क्या आएगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो सेल्स क्या है हमारी? 3,75,000 दी हुई है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 135,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? दैट इज 0,004, और 2,40,000 जो है आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्या? यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं दिए हुए हैं, दैट इज 30,000। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी के जो लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, ये आएंगे क्या? तो ये नहीं आएगा। लॉस जो है ऑपरेटिंग नेचर का होता है क्या? नहीं होता है, ये हमें कभी कभी हो जाता है, तो ये ऑपरेटिंग नेचर का नहीं होता है, तो दैट इज वाई वो कॉस्ट नहीं आएगी। और वैसे भी आपको अलग से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जैसे सैलरी हो गई, ये ऑपरेटिंग खर्चा क्या आपको देना ही है। ठीक है, तो दैट इज, तो ये 2,70,000 आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। अब यहाँ यहीं पे हम इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। 2,70,000 आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, और नीचे हमें लिखना है नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कितनी आपकी? 3,75,000 इनटू 100। यस, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेट करते हैं हम। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000 इनटू 100, तो ये कितना आ रहा है आपका? 72%। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब यदि हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं इसके बाद हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सिंपल वही चीज जो मैंने आपको बोली कि ऊपर जो है वही प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब जो है ये आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो बहुत आसान है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से यदि आप आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दें तो उससे जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है? दिया हुआ है हमारे सामने 1,35,000। ठीक है, ये सबसे ऊपर दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कितने? दैट इज 30,000। तो 30,000 जो है हम लेस कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है? 1,05,000 जो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में यदि हम पुटअप करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 1,05,000 हमने निकाल लिया, और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितनी है? 3,75,000 इनटू 100। कर लीजिए इसको सॉल्व। 105 डिवाइडेड बाय 375, तो ये आ रहा है आपका 28%। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिर जो है और क्या पूछा है? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमने निकाल लिया। अब नेट प्रॉफिट रेशियो। यस, अब इसका फॉर्मूला क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो का? तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, और इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे नेट सेल्स से इनटू 100। अब हमें नेट प्रॉफिट पता है क्या? नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। नेट सेल्स पता है क्या? यस, 3,75,000। तो 3,75,000 हम लिख लेते हैं इनटू 100, और नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, तो हमारा पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और एक्सपेंसेस भी दिए हैं, तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट 1,35,000। ठीक है, अब जो है ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, सेल्स है उसके बाद, वो हमारे काम का नहीं है। टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो 30,000 हमने एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखेंगे। फिर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, फिर लॉस ऑन सेल, तो टू लॉस ऑन सेल कितना आ जाएगा आपका? दैट विल बी द 9,000, है ना। लॉस ऑन सेल को जो है हम डेबिट करते हैं। फिर इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है? 6,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हुई, तो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट करके कितना लिखेंगे? 6,000। ठीक है, फिर जो है क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 10,500। तो प्रॉफिट ऑन सेल जो है अगेन इट इज अ इनकम फॉर अस, तो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, तो ये कितना है आपका? 10,500। ठीक है, इसको हम रफली कर रहे हैं,
आप जो है वहां सिस्टमेटिकली करना, यदि आप इस तरीके, और नहीं तो आप फॉर्मूले बेस भी कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब एक्सपेंसेस लेस कर दो। तो इसको यदि हम टोटल करें तो 1,35,000 प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा आपका 141,000, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 10,500, तो ये आ जाएगा 15,15,000, यानी 1,51,500। इसमें से यदि हम लेस कर दें हमारे 39,000, तो 15,15,000 में से यदि हम 39,000 हमारे लेस कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 500। 11 में से 9 गया 2, 4 में से 3 गया 1 एंड 1, तो ये जो है आपका नेट प्रॉफिट आ गया। इसको वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 112,500 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो है ये कितना आ रहा है, ये उसके 3 टाइम्स जा रहा है, दैट इज 30%। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सॉल्व होंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द समरी ऑफ कैश बुक ऑफ सचिन लिमिटेड की जो है कैश बुक की समरी दी हुई है, जिसमें रिसिप्ट एंड अमाउंट का कॉलम, देन पेमेंट्स और अमाउंट दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स, इशू ऑफ शेयर्स, फिक्स्ड एसेट्स, यानी ये रिसिप्ट के वे में हमारे पास अमाउंट जो है आया है, और वहीं पेमेंट्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे हमने खरीदी होगी तो उसका पेमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, यानी हमने बेचा होगा तो हमें अमाउंट मिला है, तो इसलिए जो है रिसिप्ट साइड है, और इसी तरीके से बाकी पेमेंट्स लिखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, फिर हमें निकालना क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ₹3,40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है साल भर में 3,40,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है, दैट इज 20,000। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सचिन लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद AS3 बाय डायरेक्ट मेथड। और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है किससे, डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है बनाना है। यूजली इनडायरेक्ट मेथड आता है, बट उन्होंने डायरेक्ट मेथड पूछा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट मेथड में जो कैश ट्रांजैक्शन का आना और जाना दैट विल बी रिकॉर्डेड, और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें नॉन कैश आइटम्स भी हम इंक्लूड करते हैं, उनका एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो है यदि हम आइटम्स से रिलेटेड बात कर ले, हम पूरे फॉर्मेट पे नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें भी वैसा ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो पहले हम रिसिप्ट साइड देख लेते हैं और फिर पेमेंट साइड देख लेंगे। तो रिसिप्ट साइड क्या आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दें, डेटर्स से अमाउंट मिला तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओके, तो जो है डेटर्स लिख देते हैं हम, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कितना अमाउंट है डेटर्स का, दैट इज 45 लाख। ठीक है, अब अमाउंट आया होगा तो प्लस में आ जाएगा। फिर इशू ऑफ शेयर्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नहीं ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और फिक्स्ड एसेट्स, तो ये तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये हो गया रिसिप्ट साइड। अब पेमेंट साइड यदि हम बात करें तो क्रेडिटर्स को पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है, दैट इज 33,75,000। तो 33,75,000 और पेमेंट किया है, तो उसको हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर जो है फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,70,000, तो ये हमने पेमेंट किया है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड ही है ना, नाम में ही लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये कितना अमाउंट है, 5,70,000। तो 5,70,000 जो है ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट किया है। फिर इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स वैसे लास्ट में लिखेंगे, पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होती है उसके बाद जो है इनकम टैक्स का पेमेंट जो है उसमें से डिडक्ट करते हैं, तो 3,75,000 ये भी लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर डिविडेंड का पेमेंट किया है, तो डिविडेंड का पेमेंट जो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, बैंक लोन हमारा फाइनेंसिंग, और फिर जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, तो इसको टोटल कर लेते हैं, दैट विल बी द 45 लाख। कैलकुलेटर निकालिए, 45 लाख और 33,75, 5 लाख माइनस करना है, 33,75,000, फिर 5,70,000, और जो है फिर 3,75,000, तो ये आ रहा है हमारा 1,80,000 जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये बचा है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, और ये हो जाएगा हमारा ए। फिर जो है
बी यदि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालें तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये कितना आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की यदि हम बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड एसेट्स कितनी हमने परचेज की है, वैसे आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल दिया है, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हम बनाते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, कितना परचेस हुआ है, कितना सेल्स हुआ है। यदि हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी बना लें उसका हिसाब किताब करने के लिए, तो यदि आपने फिक्स्ड एसेट्स के रिसिप्ट आई है, यानी इसकी आपने क्या किया होगा, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा होगा, यानी कैश टू फिक्स्ड एसेट्स हुआ होगा, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा होगा तो ही कैश आई होगी, इसलिए आपने इसको यहाँ मेंशन किया है। तो यदि हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में इसको एंट्री करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बाय कैश 1,20,000। वही यदि हम बात करें और यहाँ पे हमने पेमेंट किया है फिक्स्ड एसेट्स का, तो टू कैश, और ये कितना आ जाएगा, खरीदा होगा हमने, तो 5,70,000, सॉरी 5,70,000 नहीं, 7,50,000, और ऊपर तो आ जाता है यदि कुछ बैलेंस होता तो वो हम पुटअप कर देते जो कि नहीं दिया हो। फिर यदि डेप्रिसिएशन है तो वो हम लिखेंगे 3,40,000, और जो है यदि कुछ लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो जो है आपको दिया हुआ है दैट इज 20,000। ठीक है, इससे अब जो है लेस करेंगे तो जो है बैलेंस कैरी डाउन, पर हमें ये अमाउंट चाहिए ही नहीं, हमें परचेज दिया हुआ है और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। यूजली ये कब बनाते हैं, जब आपके पास ये अमाउंट नहीं रहता है। तो मैंने आपको इसलिए ही बताया है कि जब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स टू कैश, यानी जब आप पेमेंट कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स खरीदिए, तो यूजली नहीं दिया जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम इस तरीके से निकालते हैं और बैलेंसिंग फिगर जो है आपका ये आ जाएगा। बट हमारे पास है, तो फिक्स्ड एसेट्स को जो है हमने परचेज किया है, तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे, परचेज किया है यानी पेमेंट दिया होगा तो उसको हम लेस में लिख देंगे, पेमेंट कितना किया है दैट इज 7,50,000 माइनस में, और फिक्स्ड एसेट्स आपने सेल किए हैं तो उससे आपको अमाउंट मिला है, तो ये सेल्स लिख देते हैं, और ये कितना आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, अब जो है 1,20,000 ब्रैकेट में नहीं आएगा, सेल्स यानी अमाउंट आपको मिला है, तो 1,20,000 में से 7,50,000 यदि लेस कर दें तो जो है माइनस में आ रहा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट विल बी 6,30,000 जो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसके अलावा कुछ है क्या इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर जो है आती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका, यदि हम रिसिप्ट साइड चलें तो इशू ऑफ शेयर्स से जो है अमाउंट आया होगा, तो इशू ऑफ शेयर्स कितना है आपका 7,50,000, यहाँ लिख लेते हैं 7,50,000। ठीक है, फिर शेयर से रिलेटेड पेमेंट साइड यदि हम जाएं तो डिविडेंड का पेमेंट किया है, तो डिविडेंड जो है आपका इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1,50,000। ठीक है, फिर बैंक लोन आ जाएगा, तो बैंक लोन भी आपने पेमेंट किया है, तो बैंक लोन को 90,000 जो है हम बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है पेमेंट किया है, अगेन ब्रैकेट में, और ये भी ब्रैकेट में, ये 90,000। ठीक है, ये लिख लिया, इसके अलावा जो है कुछ नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कीजिए। 7,50,000 में से 50 गए 6, और ये 5 लाख में से 90 गए, तो ये आ जाएगा आपका 4,10,000। ठीक है, यही होगा, 7,50,000 में से 0 6 लाख में से 90, तो 5,10,000 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 लाख, ये आ गई सी। अब हम तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस करेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, तो क्लोजिंग के बराबर जो है हमारा आंसर आना चाहिए। अब ए आ गया आपका 1,80,000। ठीक है, फॉर्मेट पता है, हम सिर्फ यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन देख रहे हैं। फिर बी आपका है 6,30,000 जो कि माइनस में है, और सी एक्टिविटी जो है आपकी 5,10,000 जो कि प्लस में है। अब जो प्लस प्लस है 5,10,000 प्लस 1,80,000, ये कितना हो जाएगा आपका 9, और 6,90,000, 6,90,000 प्लस का है, और 6,30,000 उसमें से माइनस कर देंगे तो 60,000 जो है बच रहा है। इसमें आपका ओपनिंग कैश जो है ऐड कर दीजिए, तो ओपनिंग कैश कितना है आपके पास दोस्तों, दैट इज 90,000।
तो ये जो है आपका आंसर जो है क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, दैट इज 1,50,000 आ रहा है यदि हम 60 + 90 करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस देखें यदि हमारा, तो वो भी 1,50,000 है। तो इस तरीके से जो है इसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो दिस इज द ओपनिंग कैश। ठीक है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सिस्टमेटिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखिए, फिर नीचे उसके इन्वेस्टिंग, फिर जो है फाइनेंसिंग, और तीनों को फिर A + B + C करके तीनों को ऐड करेंगे। उसमें से जो है आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आता है उसमें ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस को आप ऐड कर देंगे, तो क्लोजिंग के बराबर आपका आंसर आना चाहिए, यानी आपने क्वेश्चन जो है सही तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अब जो है हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि एक कॉमन ग्लोबली लैंग्वेज की हो अकाउंटिंग की, जिसमें जो है किसी भी कंट्री में यदि कोई बिजनेस है या किसी भी चीज को समझ रहे हैं, तो वहां पे हम सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे। दैट इज नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, है ना। एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें जो है हम रिपोर्टिंग कर पाए ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, तो दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब बढ़ते हैं हम आगे। यस, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फोर्थ, सेल्स दी हुई है और यूनिट्स 20,000 और सेल्स रुपीस में दी हुई है, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और हमें ज्ञात करना है लाभ मात्रा अनुपात यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिर सम विच्छेद बिंदु की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट यानी यूनिट्स में हमें बीईपी निकालना है, फिर समुच्चेद बिंदु की राशि यानी बीईपी, सेल्स कितनी हुई है रुपीस में निकालना है, एंड सुरक्षा सीमा यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हमारे क्वेश्चंस रिवीजन सेशन में। एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सेल्स जो है आपकी कितनी है, 5 लाख। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जो हमारा फॉर्मेट बनाते थे हम मार्जिनल कॉस्टिंग का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। ये 2 लाख जो आता है वो क्या होता है, आपका कंट्रीब्यूशन, है ना। अब कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दो, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 80,000। ओके, तो 1,20,000 जो है आपका प्रॉफिट है। ये हमने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमने फॉर्मेट बना लिया मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब जो जो हमसे पूछा है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला, अब आपसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछा है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे मैं सिर्फ सी और एस लिख रही हूँ ताकि जो है क्लैरिटी रहे कि सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा कंट्रीब्यूशन लिखना चाहिए और पूरी सेल्स की स्पेलिंग लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है 2 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है आपकी, 5 लाख इनटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से यदि इसको काटे तो ये हो जाएगा आपका 40% जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है आया है। ठीक है, फिर जो है सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया भी है सॉल्व। फिर हमें निकालना है बीईपी। अब बीईपी निकाल लेते हैं हम, तो यहां कर लेते हैं सॉल्व सेकंड बीईपी। अब बीईपी जब हम पीवीआर निकाल लेते हैं तो बीईपी निकालना बहुत आसान हो जाता है, जस्ट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो हमारा बीईपी जो है इन रुपीस आ जाता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी, दैट इज 80,000, और पीवीआर जो है 40%, तो 100 जो है ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 2 जा 4 और 5, 2 लाख रुपीस जो है आपकी बीईपी सेल्स है। ठीक है, अब बीईपी की क्वांटिटी भी निकालनी है ना, यूनिट्स में आपको बीईपी निकालना है, तो बीईपी को यूनिट्स में निकालना है यदि, तो बीईपी इन यूनिट्स यदि हम कैलकुलेट करें, जो आपकी बीईपी सेल्स आई है, बीईपी सेल्स को यदि हम नंबर ऑफ यूनिट्स से जो है सॉरी पर यूनिट की कॉस्ट से जो यदि हम उसको डिवाइड कर दें, तो पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, सेल्स पर यूनिट। तो बीपी सेल्स हो गई आपकी 2 लाख, और सेल्स की पर यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यदि हमारा 5 लाख रुपीस की सेल्स है और 20,000 यूनिट्स हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो 25 रुपीज जो है पर यूनिट की कॉस्ट है। तो हमारे पास टोटल यदि सेल्स का अमाउंट दिया है और उससे हमने यूनिट्स पर यूनिट की कॉस्ट से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी यूनिट्स आ जाएंगी। तो 25 4 4,000 यूनिट्स आ गए आपके।
सॉरी 25 4 से 100 होगा, 25 8 आ जाएगा। ओके ओके, इट इज मिस्टेक, 8000 यूनिट्स जो है आ जाएगा। इसके अलावा जो है हम कैसे कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट को यदि हम सेल्स पर यूनिट से जो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से हम डिवाइड कर दें तो जो है ये आ जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 80,000। अब 80,000 में से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 2 लाख। अब ये 2 लाख को जो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये लिखा है हमने, अब इसकी पर यूनिट की चाहिए, तो ये 2 लाख तो जो है 20,000 यूनिट्स की है, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹10। इससे कर लीजिए, तो ये जो है 8000 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बीईपी निकाल सकते हैं। फिर क्या पूछा है आपसे, ये हो गया, ये भी हो गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एमओएस, जिसको हम 4th पॉइंट दे देते हैं, और ये एक्चुअल सेल्स में से आपकी बीईपी सेल्स को हम लेस कर दें तो एक्चुअल सेल्स क्या है आपकी, यस 5 लाख दी हुई है, और उसमें से बीईपी सेल्स अभी हमने निकाली दैट इज 2 लाख, तो जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको हम कहें दैट विल बी ₹3 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूछा है आपसे, और में what is meant by absorption costing system, describe the merits and demerits of absorption costing। तो absorption costing क्या होती है, अब मार्जिनल कॉस्टिंग के हम यदि डिफरेंस लेकर समझेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट की एक यूनिट में भी, प्रोडक्शन के एक यूनिट में चेंज होने पर उसके वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने पर टोटल जो है कॉस्ट में अंतर आ जाता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कारण। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच रहा है उसमें उस फिक्स्ड कॉस्ट का कितना हिस्सा है, कॉस्ट का कितना हिस्सा है, इस ये हम जानते हैं बाय द वे ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो है एक्चुअल डिफरेंस है बिटवीन द बोथ ऑफ दैट। ठीक है, तो ये होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही और क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर जो है हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। आपको क्या दिया हुआ है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, ओके, फॉर द प्रोडक्शन एट 50% एंड 100% एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें 50% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, और हमें दिया कितना है 60% कैपेसिटी दी हुई है। 3000 यूनिट्स, 60% में 3000 यूनिट्स बनते हैं। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिक्स्ड कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं वो दिया है। और एक और पॉइंट दिया हुआ है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 1/3% आफ्टर 50% कैपेसिटी। जब 50% कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको यदि हम करें तो हमने कैसे किया था, जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी थी उसको भी हमने लिखा था, फिर हमें किस कैपेसिटी पे बनाना है 50% कैपेसिटी पे, और फिर जो है 100% कैपेसिटी पे। अब 60% कैपेसिटी की बात करें तो उसमें यूनिट्स जो हैं कितने हैं, 3000 यूनिट्स हैं। अब 60% पे 3000 यूनिट्स हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 50% पे कितने यूनिट्स हो जाएंगे, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 60 ये 5 और ये आ रहा है आपका 2500 यूनिट्स। तो 50% पे 2500 यूनिट्स हैं, तो 100% पे कितने हो जाएंगे 5000 यूनिट्स। तो ये पूरे के पूरे हमारे यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब जो है हम चालू करते हैं हमारी कॉस्टिंग से। तो सबसे पहले लिखे हम रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कितना है 5 रुपीज पर यूनिट, तो 5 रुपीज पर यूनिट, तो 3000 यूनिट्स पे जो है कितना खर्चा आ जाएगा 15,000। फिर 2500 इंटू 5 तो 12500। फिर 5 इंटू 5000 यदि हम करें तो 25,000 जो है रॉ मटेरियल लग जाएगा एट 100% कैपेसिटी पे। फिर डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3 रुपीज, तो ये आ जाएगा आपका 9000। फिर 3 इंटू 2500 तो ये आ जाएगा आपका 7500, और 3 इंटू 5000 तो ये आ जाएगा आपका 15,000। ये हो गया आपका डायरेक्ट लेबर।
फिर आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये होता है 2। तो 2 से यदि हम इंटू करें तो ये कितना हो जाएगा 6000 और 2 से यदि इंटू करें 2500 यूनिट्स को तो 2 इंटू 2500 तो ये आ जाएगी आपकी 5000 और 2 इंटू 5000 यूनिट्स तो ये आ जाएगा आपका 10000। ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों को टोटल कर देते हैं तो क्या आता है हमारे कॉस्ट शीट के वे में हम बनाएंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब इसको टोटल कर देते हैं तो 15 प्लस 9 25, 25 प्लस 6 31। ठीक है, सॉरी 30 ही आ रहा है, 15 दैट विल बी 24 प्लस 6 30, 30,000 है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो बेटर यूज कैलकुलेटर, क्योंकि हमने 500 1000 की मिस्टेक कर दी तो वो ओवरऑल क्वेश्चन पे इम्पैक्ट कर देती है। ठीक है, तो 12500 प्लस 7500 तो 12 प्लस 7 19 20 और ये आ जाएगा आपका 25,000 और ये 40 और 50,000। और एक और चीज है, जब हम 50% पे जो आ रहा है उसका डबल अमाउंट 100% पे आना चाहिए, है ना। ये प्राइम कॉस्ट आ गई, उसमें हम क्या ऐड करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो दिए भी हुए हैं हमारी क्वेश्चन में। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो है क्या बोल रहे हैं, टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है 36,000, उसमें से उन्होंने कहा है 50% फिक्स्ड है। तो 50% यदि फिक्स्ड कॉस्ट है तो 50% क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसको कैसे किया था हमने, तो 18,000 जो है आपकी क्या है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट और बाकी की बची हुई 18,000 क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो हमें दिया हुआ था इसलिए हमने निकाल लिया। अब 18,000 जो है वेरिएबल कॉस्ट है कितनी कैपेसिटी पे, या तो कैपेसिटी के हिसाब से या यूनिट्स के हिसाब से निकाल लेते। 18,000 जो है वेरिएबल कॉस्ट है कितने यूनिट्स पे 3,000 यूनिट्स पे, तो 2500 यूनिट्स पे कितना वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा हम वो निकाल लेते हैं। तो 30 से 30 कैंसिल, 3 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा 150 और 00 15,000 जो है आपका 2500 कैपेसिटी पे जो है वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अब फिक्स कॉस्ट के लिए जो है वैसे फिक्स कॉस्ट जो है हमेशा सेम होती है, लेकिन हमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रही है 1/3% से 50% कैपेसिटी के बाद, यानी 50% कैपेसिटी तक तो फिक्स कॉस्ट सेम है। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी रहेगी 18,000 ही रहेगी यहाँ पे। अब 50% से ज्यादा जब हम कैपेसिटी कर रहे हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है 33 1/3 से, तो फिक्स कॉस्ट है कितनी 18,000। अब जब आपसे कभी भी पूछा जाए कि 33 1/3 यानी उसका आपको 1/3 ही निकालना है। आप उसको सॉल्व भी करेंगे तो भी 33 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 33 इंटू 3 99 प्लस 100/300 परसेंटेज के 2 जीरो और इससे कैंसिल करेंगे तो ये 1/3 आएगा। तो कभी भी आपसे परसेंटेज में 33 1/3 बोला है तो आप उसका 1/3 ही निकालेंगे। अब फिक्स कॉस्ट जो है 1/3 से बढ़ रही है तो 18,000 फिक्स कॉस्ट है, उसका यदि हम 1/3 निकालें यानी 6,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो अब फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50% के बाद दैट विल बी 24,000। तो हम 24,000 जो है फिक्स कॉस्ट बढ़ा देंगे। 18,000 तो पहले थी और 1/3 से वो बढ़ गई तो ये आ गई 24,000। और वेरिएबल कॉस्ट यदि हम निकालें तो सेम ऐसा ही कि जो अभी हमने सॉल्व किया कि 18,000 वेरिएबल कॉस्ट है कितने यूनिट्स की 3,000 यूनिट्स की जो हमें पता है, तो 5,000 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल, 6 5 30। ठीक है, ये हो गई आपकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस और इसको जब हम टोटल करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। तो 30 प्लस 36 ये आ जाएगा आपका 66,000, फिर 25,000 10 और ये हो जाएगा आपका 18 1 कैरी ओवर 4 58,000 और इसको यदि हम टोटल करें तो 20 ये हो जाएगा आपका 4 और ये 5 प्लस 5 10 और इसको जो है हम कर देते हैं 3। ठीक है, 1,04,000 इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर। अब फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम ऐड कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 60,000 है। अब 60,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन बोली कि 60% जो है वेरिएबल है यानी 40% जो है क्या होगी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड जो है 40% है और वेरिएबल कॉस्ट जो है 60%। तो 60,000 का 40% यदि हम निकालें तो 24,000 तो फिक्स्ड है। अब 60,000 में से 24 यदि फिक्स्ड है तो 36 जो है वेरिएबल होगी।
ठीक है। अब फिक्स्ड सेम रहती है वैसे तो 50% कैपेसिटी तक तो सेम है। अब 50% कैपेसिटी के बाद उन्होंने क्या बोला है कि 1/3 से बढ़ेगी, तो 24,000 का 1/3 यदि हम निकालें तो जो है कितना है 8,000, यानी 24,000 प्लस 8,000 32,000 जो है आपका फिक्स कॉस्ट हुआ है, यानी 24,000 तो था ही, और उन्होंने क्या बोला है कि ये फिक्स कॉस्ट जो है आपकी बढ़ेगी बाय 1/3। तो 1/3 हमने 24 का 1/3 निकाल लिया, तो वो 8,000 उसमें ऐड कर ली। अब रही बात वेरिएबल कॉस्ट की, तो उसको सेम वैसा ही निकालेंगे। 36,000 वेरिएबल कॉस्ट है, कितने यूनिट्स पे 3,000 यूनिट्स पे, तो 2500 यूनिट्स पे कितनी, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं 12 इंटू 20, क्या दिया हुआ है 12 इंटू 2500, तो 12 इंटू 2500 यदि हम करें तो ये आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 30,000। सेम ऐसा ही 36,000 जो है वेरिएबल कॉस्ट है, कितने यूनिट्स पे 3,000 यूनिट्स पे, और हमारी 100% पे कितने यूनिट्स बन रहे हैं, तो इसको 1 ज़ा 2 ज़ा 12 5 ज़ा कितना हो जाएगा 60,000। तो इस तरीके से आ जाएगा, और जो है हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 66 कैलकुलेट कर लीजिए, 66 प्लस 24 प्लस 36, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट जो है 1,26,000, 1,26,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट। फिर 58,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, तो 112,000। ठीक है, अब जो है अब लास्ट वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,04,000 प्लस 32,000 प्लस 60,000, तो 1,96,000 जो है आपका टोटल कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से जो है हमारा फ्लेक्सिबल बजट बनेगा। इसमें जो छोटा सा चेंज उन्होंने दिया है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है 33.1/3% से 50% कैपेसिटी के बाद, तो 50% कैपेसिटी पे तो फिक्स कॉस्ट हमारी वही की वही रही, और उसके बाद हमने उसमें 1/3 और जोड़ दिया और फिक्स्ड कॉस्ट को लिख दिया। तो इस तरीके से आपका फ्लेक्सिबल बजट जो है बनता है। ऊपर आप हेडिंग दे देंगे फ्लेक्सिबल बजट, और यहाँ पे 60% कैपेसिटी, और इस तरीके से जो है आप फॉर्मेटिंग वाइज जो है आपको करना है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक तरीके का अकाउंटिंग वे है जहां पे हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑथराइज करते हैं कि सब जिसका जो काम है वो काम उसे करना है। जैसे हमने देखा कि अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं, कोई जो है प्रॉफिट पे काम करता है, कोई जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट पे काम करता है, ताकि जो है पर्टिकुलरली सबको अपनी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, तो जो है काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, मेन यही है कि प्रॉपर वर्किंग हो, प्रॉपर इफिशियंसी हो, एक्यूरेसी प्रॉपर आए, तो इसलिए जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है की जाती है। तो और इसको हमने डिटेल में जो है ऑलरेडी रिवीजन में कवर किया है। सो यहाँ पे इसका बेसिक यही है। तो यहाँ पे जो है हमारे पूरा का पूरा जो है पेपर हमने डिस्कस कर लिया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया कि किस तरीके से जो है उसका सॉल्यूशन होगा। आपको यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है, इसलिए जो है प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं है, आपको बकायदा प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके आना है, नहीं तो नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं, है ना। तो प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।